हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकेंड यूनिट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता, उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 7 में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कुछ पार्ट और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या सरूपणी समावयवता क्या और कैसे होती है और एथेन में किस प्रकार से सरूपण पाए जाते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या सरूपणी समावयवता नॉर्मल ब्यूटेन में और साइक्लोहेक्सेन में किस प्रकार से होती है वो पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन यानी कि इसमें 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, CH3, CH2, CH2, CH3, और इसमें जो 3 कार्बन कार्बन बंध है वो सारे एकल बंध है। तो इसलिए इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध के अराउंड जो है मॉलिक्यूल को रोटेट किया जा सकता है, पर इसमें C2C3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है तो उसके रोटेशन से जो कौन कौन से सरूपण प्राप्त होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर रोटेशन एट C2C3। हियर ईच कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल ग्रुप। ये जो C2 और C3 हैं उन पे 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप इनसे अटैच्ड है। अब इनके जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूलाज हैं वो इस तरह से दर्शाए गए हैं। वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका सोहर्स फॉर्म हम बनाएं। CH3 और CH3 ऊपर ऊपर है, ये H और ये H, ये H और ये H, तो ये है। और इसमें ये तो जो है ये फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये जो स्टार्टिंग फॉर्म है उसको इस तरह से दर्शाया जा सकता है। ये सोहर्स सूत्र है जिसके द्वारा हमने इसको दर्शाया है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इस रूप से, जो कि सोहर्स में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस रूप में ये जो है ये आगे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसमें ये वाला है, और ये जो है ये पीछे वाले हाइड्रोजन जो H और CH3, ये पीछे वाले कार्बन जो कार्बन नंबर 3 है उस पे जो ग्रुप्स हैं उसको दर्शा रहा है। तो हम C2C3 के अराउंड इस फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस फॉर्म को यदि आप देखें तो इन 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में जो दूरी है, ये 2 मिथाइल ग्रुप, इनके बीच में दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी है, और ये जो रूप है ये एंटी रूप कहलाती है। और इस रूप में 2 बल्कि जो बड़े मिथाइल ग्रुप हैं उनके बीच में दूरी सबसे ज़्यादा होने के कारण इसमें इंटरेक्शन या हम कह सकते हैं स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, एंड देयरफॉर दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये सबसे ज़्यादा स्थायी रूप होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस C2C3 के अराउंड 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहे हैं। पीछे वाला कार्बन जो है वो तो SH है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप ये तो SH है। इसको वाले कार्बन को 60 डिग्री एंगल से हमने रोटेट कर दिया। तो ये CH3 इस हाइड्रोजन के पीछे आ गया, ये H इस CH3 के पीछे आ गया, और ये H इस H के पीछे आ गया। तो ये जो फॉर्म है ये पार्शियली इक्लिप्स्ड कहलाती है, आंशिक रूप से ग्रसित रूप, आंशिक ग्रसित रूप ये कहलाती है। फिर अब हम ये रूप लें, इसमें फिर हमने 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया। तो ये मेथिल ग्रुप जो इस H के पीछे था वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ये H ये था ये इधर आ जाएगा, ये H इधर था ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह का रूप प्राप्त होगा, और ये जो रूप है ये स्क्यू रूप या गौशे रूप के नाम से जाना जाता है। अब हम फिर 60 डिग्री एंगल रोटेट करें, ये H इसके पीछे आ जाएगा, ये H इसके पीछे आ जाएगा, और ये CH3 इस CH3 के पीछे आ जाएगा। तो CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, H के पीछे H। और ये जो रूप है जिसको हमने इस प्रकार से दर्शाया गया है,
ये जो रूप है इसमें इन मैथिल समूहों के बीच में जो दूरी है वो सबसे कम है, नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू बल्कि मिथाइल ग्रुप। तो ये जो फॉर्म है ये फुल्ली एक्लिप्स्ड रूप, पूर्ण ग्रसित रूप कहलाता है। और क्योंकि इसमें जो बल्कि मिथाइल ग्रुप हैं उनके बीच में दूरी न्यूनतम है, तो इसमें इंटरेक्शन या स्टेरिक स्ट्रेन या रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल फॉर्म, सबसे कम स्थायी रूप होगा। अब हम फिर 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें, ये मैथिल इधर बीच में आ जाएगा, ये H इधर बीच में आ जाएगा और ये H इधर बीच में आ जाएगा, तो इस तरह का रूप प्राप्त होगा जो कि फिर क्या है, इसी तरह का है, ये और ये लगभग सेम है, ये स्क्यू या गौशे रूप जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब हम फिर 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये CH3 इसके पीछे आ जाएगा, ये H इसके पीछे आ जाएगा, ये H CH3 के पीछे आ जाएगा, ये रूप प्राप्त होगा। और ये भी क्या है, पार्शियली इक्लिप्स है, आंशिक ग्रसित, क्योंकि मैथिल और H जो है उनके बीच में दूरी जो है वो सबसे कम है, यहाँ पर H और H के बीच में, यहाँ पर भी मैथिल और H के बीच में, तो ये आंशिक ग्रसित रूप या पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म कहलाता है। फिर 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें तो ये CH3 इधर बीच में आ जाएगा, ये H इधर बीच में आ जाएगा और ये H इधर बीच में आ जाएगा, तो वापस कौन सा रूप प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से हमने शुरू किया था, एंटी या स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 360 डिग्री एंगल का रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये कन्फॉर्मेशंस हैं नॉर्मल ब्यूटेन के। अब इन कन्फॉर्मेशंस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी और सबसे कम जो है वो फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म होगी, और एंटी के बाद गौशे या स्क्यू और फिर पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं इस फॉर्म से, एंटी फॉर्म से या स्टेगर्ड फॉर्म से। तो इसकी ऊर्जा सबसे कम है क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फिर 60 डिग्री एंगल रोटेशन से पार्शियली इक्लिप्स आ रहा है, फिर 60 डिग्री एंगल से ये स्क्यू आ रहा है, फिर 60 डिग्री एंगल से ये फुल्ली इक्लिप्स आ रहा है, फिर 60 डिग्री एंगल से ये स्क्यू आ रहा है, फिर 60 डिग्री एंगल से ये पार्शियली इक्लिप्स आ रहा है, और फिर 60 डिग्री एंगल यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, फिर वापस एंटी या स्टेगर्ड आ गया। तो सबसे कम ऊर्जा एंटी फॉर्म की, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा गौशे या स्क्यू फॉर्म की, फिर उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स की, और फिर उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स की ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें स्टेरिक स्ट्रेन की हम बात करें। स्टेरिक स्ट्रेन और स्टेरिक हिंड्रेंस इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ऑन ए मॉलिक्यूल when its atom or group of atoms are large in size, and due to this they are too close to each other, which causes repulsion between the electrons of the atoms or group of atoms. तो स्टेरिक स्ट्रेन में क्या होता है, जब बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप जो आकार में बड़े हैं, वो जब समीप आते हैं, क्लोज में आते हैं, तो क्लोज आने पर उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा जो एटम्स के या ग्रुप ऑफ एटम्स के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में। तो ये जो प्रतिकर्षण है ये स्टेरिक स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जो कि फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म में सबसे ज़्यादा होगा और एंटी फॉर्म या स्टेगर्ड फॉर्म में सबसे कम होता है। Now we come to conformations of normal hexane. नॉर्मल हेक्सेन में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 6 कार्बन परमाणुओं की चक्रीय वलय है। इट इज़ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विच हैज़ चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, 6 परमाणुओं का चक्रीय वलय है। तो अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें भी हर एक चेन में बीच में कार्बन है, और हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जो है एकल बंध से जुड़े हुए हैं, हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें भी स्वरूपणी समावयवता या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, और इसके 2 मेन कन्फर्मर्स होते हैं।
और वो दो मेन कन्फर्मर्स क्या क्या हैं? एक तो कुर्सी रूप या चेयर फॉर्म, और एक होती है नौका रूप या बोट फॉर्म। अब पहले हम बात करते हैं चेयर कन्फॉर्मेशन की या कुर्सी स्वरूपण की। दिस इज द मोस्ट स्टेबल पकर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग। ये साइक्लोहेक्सेन रिंग का अपेक्षाकृत सबसे स्थायी रूप होता है, स्थायी स्वरूपण होता है। इसमें ये इस तरह की पकर्ड चेन होती है, मुड़ी हुई श्रृंखला होती है, और इस तरह से ये चेयर कन्फॉर्मर है। क्योंकि इसका आकार कुर्सी की तरह से, कुर्सी किस तरह से होती है आकार में? इस तरह से, तो कुर्सी के आकार के समान होता है, तो इसलिए ये कुर्सी रूप या चेयर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो चेयर फॉर्म है, ये एक प्रकार से यदि हम न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र के रूप में लिखें तो ये एक प्रकार से एंटी रूप के समान होता है। इट इज जस्ट लाइक एंटी फॉर्म। यदि हम देखें तो इसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा होती है। तो अब क्योंकि इसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसमें स्टेरिक स्ट्रेन या रिपल्शन रिलेटिवली सबसे कम होगा, तो ये अपेक्षाकृत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। अब इसमें जो हर एक कार्बन है, हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और वो जो दो हाइड्रोजन है वो इक्विटोरियल और एक्सियल, इक्विटोरियल और एक्सियल, एक्सियल यानी कि अक्षीय बंध जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्विटोरियल यानी कि भूमध्य बंध जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सियल जो है वो अलोंग द एक्सिस है, अक्ष के अंतर्गत है, और दूसरा जो है वो इक्विटोरियल या भूमध्य बंध कहलाता है। अब जब हम चेयर फॉर्म लेते हैं तो चेयर फॉर्म में भी दो रूप होते हैं। जब इसको हम फ्लिप करते हैं, रिंग को फ्लिप करते हैं, तो ये वाला भाग ऊपर आ जाता है और ये वाला भाग जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो अब उसमें क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये इस कार्बन पर जो एक्सियल बॉन्ड था वो एक्सियल जो है इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड था वो एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेयर फॉर्म में भी दो फॉर्म पॉसिबल होती हैं। उसमें फ्लिपिंग होता है, और फ्लिपिंग में एक्सियल जो बॉन्ड है वो इक्विटोरियल, और इक्विटोरियल जो है वो एक्सियल में कन्वर्ट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर है जो कि चेयर फॉर्म है, कुर्सी रूप है। अब हम दूसरा लेते हैं। इसमें जो दूसरा कन्फॉर्मर होता है वो नौका रूप या बोट कन्फॉर्मेशन होता है। अब बोट कन्फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसकी आकार जो है वो नाव या बोट के समान होता है। बोट को नॉर्मली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आकार क्योंकि नौका के समान होता है तो इसको नौका रूप कहते हैं। अब ये जो नौका रूप है ये न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र के रूप में लिखें तो ये एक तरह से इक्लिप्स या सांतरित ग्रसित रूप के समान है, इक्लिप्स फॉर्म की तरह से है। इसमें एटम्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो रिलेटिवली सबसे कम होती है, तो इस कारण से इसमें रिपल्शन या प्रतिकर्षण या स्टेरिक स्ट्रेन रिलेटिवली ज़्यादा होता है। और इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के जो दो हाइड्रोजन है जो कि फ्लैग पोल हाइड्रोजन के नाम से जाने जाते हैं, उन फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इन फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है, जिस कारण से ये जो नौका रूप है ये कुर्सी रूप की अपेक्षा कम स्थायी होती है, लेस स्टेबल होती है। तो ये दूसरा रूप है जो कि नौका रूप कहलाता है, जो कि चेयर फॉर्म के रिलेटिवली कम स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 4 पे जो हाइड्रोजन जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं उनके बीच में दूरी कम होने के कारण उसमें रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है। अब इसमें एक रूप और होता है जो कि ट्विस्ट फॉर्म कहलाता है, और ये जो ट्विस्ट फॉर्म है ये ट्विस्ट फॉर्म, इसकी स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के बीच में होती है। यानी कि ये कुर्सी रूप से तो कम स्थायी होते हैं, दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू चेयर फॉर्म, परंतु ये नौका रूप से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। तो ये दोनों के बीच का होता है। द ट्विस्ट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म एंड इट इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म।
अब इसमें एनर्जी डायग्राम यदि हम देखें तो ये एनर्जी डायग्राम है, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो इस तरह से दर्शाया गया है किस तरह से स्टेबल होते हैं। तो इसमें चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद ट्विस्ट बोट फॉर्म है, फिर उसके बाद बोट फॉर्म है, और फिर हाफ चेयर फॉर्म है। वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो इसमें होता है। तो ये है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब हम आते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लोहेक्सेन में एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, सॉरी नहीं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट सपोज से मिथाइल या कोई भी एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि हम मोनो प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। अब इस मोनो प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन में जिसमें एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन की जगह मेथिल समूह आ गया है, तो इसमें भी साइक्लोहेक्सेन की तरह से बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म दोनों होंगे, और बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म दोनों में से चेयर फॉर्म जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। अब चेयर फॉर्म में भी जैसा कि हमने बताया दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो ये दो फॉर्म जो है चेयर फॉर्म कुर्सी रूप, उसमें मेथिल जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन में है, भूमध्य स्थिति में है। और इस पर्टिकुलर केस में जब रिंग फ्लिप कर रहे हैं तो उसमें जो मेथिल समूह इक्विटोरियल था वो एक्सियल पोजीशन में आ गया है। तो इन दोनों में भी अब कंपेयर करें तो ये जो फॉर्म जिसमें जो बल्कि ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है वो जब इक्विटोरियल पोजीशन पर होता है, भूमध्य स्थिति में होता है, तो वो जो रूप है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। In chair conformer with the methyl substituent in an equatorial position is the more stable conformer, जिसमें alkyl group या substituent equatorial position में भूमध्य स्थिति में वो ज़्यादा stable होगा। क्यों? Because it has more space and less hindered and therefore fewer steric interaction when it is in equatorial position। जब इक्विटोरियल पोजीशन में होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लेस हिंडर्ड होता है और उसमें स्टेरिक इंटरेक्शन जो है वो रिलेटिवली कम होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसको हम इस तरह से चित्र में दर्शा सकते हैं। यहाँ पर मेथिल समूह जब एक्सियल पोजीशन पे है तो एक्सियल पोजीशन में होने पर यहाँ पर ये जो मेथिल और ये जो हाइड्रोजन है पोजीशन नंबर कार्बन नंबर 3 और 5 के, इनके साथ डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो ये लेस स्टेबल होगा। पर अब इस वाले केस में यदि हम जहाँ पर जो मेथिल प्रतिस्थापी है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर आ गया है, तो यहाँ पर स्टेरिक इंटरेक्शन रिलेटिवली कम होगा, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कोई भी मोनो प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन है तो उसमें जब पहले तो कुर्सी रूप ज़्यादा स्टेबल होगा नौका रूप से, और कुर्सी रूप में भी जब प्रतिस्थापी इक्विटोरियल पोजीशन में होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल। So this is all about conformational isomerism. Thank you.